नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित, दूसरे नंबर पे इंडिया बांग्लादेश टाइज और तीसरे नंबर पे फेडरलिज्म से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो 1965 से पहले फूड ग्रेन्स के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। मतलब हमारे देश की जनता का पेट भरने के लिए जितने फूड ग्रेन्स की आवश्यकता थी वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा था दूसरे देशों से। आपने यूएसए के PL480 प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। इस प्रोग्राम के तहत हम यूएसए से फूड ग्रेन्स प्राप्त कर रहे थे। उन दिनों जब देखो यूएसए से फूड ग्रेन्स के शिप मुंबई के कोस्ट पर पहुंचते थे तो ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बना करती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छपा करती थी कि हम यूएसए से 2 जो फूड ग्रेन्स के शिप हैं वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। उसके बाद मिड ऑफ 1960s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में एक तो देखो एग्रीकल्चर में यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, नई क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस हुए। इसके साथ साथ सरकार ने भी काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया, फॉर एग्जांपल MSP, जिसकी सहायता से हमारे देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये वो स्टेट्स थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया खेती में और इसका इनको फ़ायदा भी हुआ। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर बेनिफिट जिन स्टेट्स को हुआ वो यही हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इसके रीजंस भी हैं। सबसे पहला रीज़न, वैसे तो देखो सरकार MSP अनाउंस करती है 23-24 क्रॉप्स के आसपास, लेकिन प्रोक्योर सरकार 2-3 क्रॉप्स को करती है जिनमें से वीट और राइस मेन हैं। तो देखो स्टेट ने जब गारंटी दी किसानों को कि आप वीट और राइस प्रोड्यूस कीजिए और कोई चिंता की बात नहीं है, हम एक निश्चित प्राइस पर आपके वीट एंड राइस को प्रोक्योर करेंगे, तो किसानों को लगा कि वीट एंड राइस प्रोड्यूस करना ज़्यादा उचित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान वीट एंड राइस को प्रोड्यूस करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी राइस एंड वीट में ज़्यादा आई, दूसरी क्रॉप्स में इतनी ज़्यादा नहीं आई। पब्लिक सेक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अपनी बेस्ट रिसोर्सेज को एलोकेट किया इन 2 क्रॉप्स पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि ये स्टेपल क्रॉप्स थी। डाइट में मेजर पार्ट राइस एंड वीट का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली भी काफ़ी तरह की इनपुट सब्सिडीज देने स्टार्ट की वीट एंड राइस के प्रोडक्शन पर। जैसे देखो यूरिया पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से राइस एंड वीट प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा हमारे देश में। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ वो राइस एंड वीट प्रोडक्शन को हुआ। लेकिन देखो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुए। शुरू में तो फ़ायदा हुआ, जैसा आपको पता है पहले हम फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुई। फूड ग्रेन्स के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें दूसरे देशों के ऊपर हमारी जो निर्भरता थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन देखो इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हुए। जैसे सबसे पहला नुकसान है इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। सामान्यतः देखो राइस उन एरियाज़ में उगाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है, क्योंकि राइस को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब वैसे पंजाब हरियाणा में ज़्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन पहले ग्राउंड वाटर का लेवल अच्छा खासा था, तो ट्यूबवेल लगा लगा के किसान राइस की खेती करने लगे, पैडी उगाने लगे। बट देखो ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया है कि अब ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है पंजाब हरियाणा के उन एरियाज़ में जहाँ पे पैडी की खेती की जाती है। एक अनुमान के अनुसार अगर इस फेनोमेनन को रिवर्स नहीं किया गया तो आने वाले सालों में पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर जो है
बिल्कुल ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जहां से ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पैडी स्टेबल। पैडी हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप रेजिड्यूज को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से विंटर सीजन में नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट नुकसान है स्टैग्नेटिंग इनकम। देखो, ये जो एमएसपी का रेजीम है कि सरकार वीट और राइस को एमएसपी पर प्रोक्योर कर लेती है, शुरू में इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ, बट अब किसानों की जो इनकम है बिल्कुल थम सी गई है। सरकार ज़्यादा एमएसपी इंक्रीज करती नहीं है, जिसका एक रीज़न ये भी है, वीट एंड राइस हमारे देश में आज के समय में आवश्यकता से कहीं ज़्यादा होता है और सरकार को वो प्रोक्योर करना पड़ता है। जैसा सरकार की नीति है कि कोई भी किसान वीट और राइस को लेके आएगा तो सरकार उसको एमएसपी पर प्रोक्योर करेगी। तो होता ये है, एफसीआई के पास जरूरत से ज़्यादा फूड ग्रेन का स्टॉक हो जाता है, खास करके राइस एंड वीट का, और वो फूड ग्रेन्स डैमेज होता रहता है। मतलब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है। इस वजह से सरकार एमएसपी ज़्यादा इंक्रीज करती नहीं है और किसानों की जो इनकम है वो रुक सी गई है। नेक्स्ट, जैसा हमने डिस्कस किया, ओवर प्रोडक्शन। आज के समय में डाइटरी हैबिट्स जो हैं देश के एक बड़े वर्ग की वो चेंज हो रही हैं, बट वीट एंड पैडी का जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से कहीं ज़्यादा हो रहा है। अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान, खास करके वेस्टर्न यूपी के किसान दूसरी अल्टरनेटिव क्रॉप्स को उगाने लगते हैं जिनकी आज के समय में मार्केट में डिमांड है, तो शायद उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिस्कल रिसोर्सेज। चूँकि देखो, जो भी किसान सरकार को वीट एंड राइस बेचना चाहता है, एमएसपी पर सरकार को बेच सकता है, तो सरकार अच्छा खासा वीट एंड राइस प्रोक्योर कर लेती है। बाद में फूड ग्रेन का एक बड़ा हिस्सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनको दे दिया जाता है, 1 रुपये किलोग्राम, 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से। तो सरकार पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये ज़रूरी है, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं हंगर से संबंधित, लेकिन शांता कुमारन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अलग तरह की रिकमेंडेशंस दी गई थी कि अभी सरकार जरूरत से ज़्यादा प्रोक्योर कर रही है, इतने की आवश्यकता नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, जो फार्मर्स की एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित जो स्किल्स हैं वो भी कमज़ोर हुई हैं एमएसपी के कारण। कैसे? राइटर ये कहते हैं, पिछले 50 सालों से किसान जो हैं वो सैलरीड पर्सन्स की तरह काम कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, उनको पता है वीट एंड राइस जो है वो तो सरकार प्रोक्योर कर ही लेगी। तो इस वजह से वो ज़्यादा सुधार करते भी नहीं हैं वीट एंड राइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर। किसानों की जो एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित स्किल्स हैं, मंडी से बाहर अपनी फसल को बेचने से संबंधित, वो काफ़ी कमज़ोर हुई हैं इस एमएसपी सिस्टम के कारण। तो इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। वे फॉरवर्ड से पहले देखो, आज का जो आर्टिकल है उसमें राइटर ये बोलते हैं, 2 पॉइंट्स मेनली बोले जाते हैं आज के आर्टिकल में। पहला, पंजाब में 21 से लेके 37% किसान ऐसे हैं जो ना तो पैडी की खेती करते हैं ना ही वीट की खेती करते हैं। ये बात आज के आर्टिकल में बोली गई है। और एक और नई बात जो आज के आर्टिकल में बोली गई है वो ये है कि किसान एमएसपी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर डेटा है जो ये साबित करता है। मतलब अब राइटर कौन सा डेटा कोट कर रही हैं वो बात अलग है, लेकिन राइटर इस बात को रखते हैं कि देखो, किसानों को मंडी से बाहर कम दाम मिलते हैं एमएसपी से, इसी वजह से किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसानों को ये लगता है मंडी से बाहर फसल बेचेंगे तो हमें ज़्यादा दाम नहीं मिलने वाले हैं, जो कि सरकार को लगता है। सरकार को ये लगता है कि मंडी से बाहर बेचेंगे तो काफ़ी जो कमीशन किसानों को देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा और एमएसपी से ज़्यादा दाम किसानों को मिलेंगे। बट किसानों को ऐसा लगता नहीं है, उनको लगता है कि मंडी से बाहर बेचेंगे तो एमएसपी भी नहीं मिलेगा, एमएसपी से भी कम दाम हमें मिलेंगे। तो इस बात को लेके विवाद है, इसीलिए किसान फार्म लॉस का विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। सबसे पहला पॉइंट, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किसानों को वीट एंड राइस से हट के कुछ दूसरी फसलों को उगाना होगा, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जिससे उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो। और इसके लिए देखो सरकार को प्रयास करने होंगे। अब
चूंकि सरकार एमएसपी पर फसलों को प्रोक्योर करती है, व्हीट एंड राइस को, अगर सरकार ये गारंटी दे कि हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी प्रोक्योर करेंगे और उसके लिए सरकार कुछ अच्छा खासा एमएसपी रख दे, तो फिर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में व्हीट एंड पैडी को उगाने के बजाय कुछ किसान ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाने में भी अट्रैक्ट होंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अच्छे से सरकार के द्वारा प्रमोट की जा सकती है, जिसकी कोशिश सरकार ने नए फार्म लॉज में की भी है। इसके अलावा कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी सरकार को प्रमोट करना चाहिए, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ए नेटवर्क ऑफ एग्रो एंड एग्री इनपुट इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रमोट किया जा सकता है सरकार के द्वारा पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच डायरेक्ट लिंक सरकार इस्टेब्लिश करें और इंटरमीडियरीज को ख़त्म करें। ऐसी कोशिश सरकार के द्वारा की गई है इन फार्म लॉज में, यानी राइटर इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करके फार्म लॉज को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एग्रीकल्चर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। 17 दिसंबर को यानी 2 दिन पहले इंडिया और बांग्लादेश के लीडर्स के बीच, यानी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ। इस वर्चुअल समिट में दोनों देशों के लीडर्स ने काफ़ी सारे इश्यूज पर चर्चा की। वो इश्यूज बायलैटरल रिलेशंस से संबंधित, कुछ रीजनल इश्यूज और इवन इंटरनेशनल इश्यूज पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक मेजर पिलर बताया, जबकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया। कब? देखो, अगले साल बांग्लादेश को आज़ादी मिले 50 साल पूरे हो जाएंगे और बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंडिया की अहम भूमिका रही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है अगले साल इंडिपेंडेंस की 50वीं एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस में। अगर देखो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है हिस्टोरिकल टाइज। जैसा हमने डिस्कस किया, इंडिया का अहम रोल रहा था बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, तो प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर जो सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज होंगे तब। तो ये इंडिया के पास मौका है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में मधुरता को फिर से इम्प्रूव करने का, और जो भी इश्यूज हैं अभी फ़िलहाल इंडिया और बांग्लादेश के बीच उनको एड्रेस करने का। नेक्स्ट पॉइंट है लुक-ईस्ट पॉलिसी। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक-ईस्ट पॉलिसी को काफ़ी एग्रेसिवली परस्यू कर रही है और लुक-ईस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बांग्लादेश एक अहम भूमिका निभाने वाला है। कहा जाता है एग्जाम्पल देकर, एरो का एरो हेड है बांग्लादेश। अगर लुक-ईस्ट पॉलिसी एरो है तो एरो हेड है बांग्लादेश। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो। 55 साल पुरानी हल्दीबाड़ी और चिल्लाहाटी रेल लिंक को फिर से रिवाइव कर दिया गया है। इससे पहले दोनों देश राजी हुए थे 1965 से पहले। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था और उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। तो 1965 के वार से पहले जो 6 रेल लिंक्स थे उनको फिर से रिवाइव करने का एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। एक नया रेल लिंक जिसको लेके पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, अखौरा बांग्लादेश में है और अगरतला इंडिया में है। दोनों के बीच ये नया रेल लिंक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2021 में और इस रेल लिंक को फंड किया गया था इंडिया के द्वारा। अगर देखो बांग्लादेश के साथ हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है ना, तो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के मेनलैंड से और बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जा सकता है। अभी देखो चिकन नेक कॉरिडोर से काफ़ी घूम के जाना पड़ता है अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना हो, लेकिन बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो बांग्लादेश से होकर नॉर्थ ईस्ट में जाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में इंडिया की डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए भी बांग्लादेश का कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया और बांग्लादेश मिल के पोर्ट्स और रोड सेक्टर में काम कर रहे हैं। खास करके इंडिया बांग्लादेश में काफ़ी सारे पोर्ट्स एंड रोडवेज को डेवलप कर रहा है बांग्लादेशी सरकार के साथ मिल के।
ट्रेड की बात करें, साउथ एशिया में बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये देखो, इस फैक्ट पर यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसीलिए कहा जाता है कि एडिटोरियल डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है प्रीलिम के लिए, क्योंकि कंसेप्ट जब हम डिस्कस करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जिन पर यूपीएससी फिर क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद दोनों देशों की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और 2024 आते आते बांग्लादेश का जो स्टेटस है वो अपग्रेड हो जाएगा लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इश्यूज़ की। देखो, सबसे पहला इशू ऑफ कंसर्न इंडिया और बांग्लादेश के बीच है बॉर्डर इशू। देखो, बांग्लादेश से काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आते हैं, तो इंडियन फोर्सेस के द्वारा, जैसे वहाँ पर बीएसएफ तैनात है, बीएसएफ के द्वारा इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों की जो इंडिया में इलीगल तरीके से आने की कोशिश कर रहे थे उनकी डेथ हो जाती है। एक डेटा के अनुसार इस साल के पहले 6 मंथ्स में 25 बांग्लादेशी की मौत हो चुकी है इंडियन फोर्सेस के द्वारा फायरिंग के कारण बॉर्डर पर जो इलीगली इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। तीस्ता रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर अभी भी गतिरोध बरकरार है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश ज़्यादा शेयर चाहता है तीस्ता रिवर के पानी के बंटवारे में, जबकि इंडिया में खास करके वेस्ट बंगाल सरकार का विरोध है कि अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो वेस्ट बंगाल के एक हिस्से के जो किसान हैं उनको कम पानी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर बांग्लादेश के काफ़ी कंसर्न्स हैं। हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इनफिल्ट्रेटर्स को बांग्लादेशी करार दिया, इससे बांग्लादेश के बहुत से लोग नाराज़ हैं। हालांकि देखो, कई लोग तो ये समझते हैं बांग्लादेश में कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में डिफरेंस है। इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसी बातें बोली जाती हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बट देखो, बांग्लादेश के सभी लोग इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने भी एनआरसी को, असम में जब एनआरसी को अपडेट करने की प्रोसेस चल रही थी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको अननेसेसरी यानी अनावश्यक करार दिया। नेक्स्ट है चाइनाज इंक्रीजिंग क्लाउड। चाइना का जो क्लाउड है वो बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। चाइना ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश में, और चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। देखो, वैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच हिस्टोरिकल टाइज है, जैसा हमने डिस्कस किया। बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंडिया की अहम भूमिका थी, बट जैसा आपको पता है आईआर में विभिन्न देश नेशनल इंटरेस्ट पर काम करते हैं, सिर्फ इमोशंस के बेस पे काम नहीं चलता है। तो बांग्लादेश को अब जिससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बांग्लादेश वो फ़ायदा उठाएगा। बांग्लादेश सिर्फ हिस्ट्री पर नहीं जी सकता ना कि हाँ पास्ट में इंडिया ने हमारा फ़ायदा किया था तो अब भी हम हमेशा इंडिया की ही फेवर करेंगे, इंडिया की ही बात मानेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस काम करते हैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर। जैसे मैं आपको बताऊं, पास्ट में इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, खास करके कोल्ड वार के दौरान। और कोल्ड वार के दौरान इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। बाद में यूएसएसआर के टुकड़े हुए और रशिया सबसे बड़ा टुकड़ा बन के इमर्ज हुआ। लेकिन आज इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। इवन यूएसए और इंडिया मिल के चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो देखो, हमेशा की तरह रिलेशन सेम नहीं रहते। जैसे जिस देश का नेशनल इंटरेस्ट होता है उसी प्रकार से वो देश एक्ट करता है। इसके बाद बांग्लादेश की करंट सिचुएशन की बात की जाती है। देखो, काफ़ी समय से अवामी लीग की सरकार है बांग्लादेश में, और अभी बांग्लादेश में जो ट्रेडिशनल अपोजिशन पार्टीज़ हैं अवामी लीग की, वो काफ़ी कमज़ोर हैं। जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सहयोगी प्रो पाकिस्तानी जमात इस्लामी, ये तो कमज़ोर हैं। बट एक नया इस्लामिस्ट ग्रुप बांग्लादेश में इमर्ज होकर आया है जिसका नाम है हिफाजत इस्लाम। जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम पर टिप्पणी की थी तो उसके बाद बांग्लादेश में इस इस्लामिस्ट ग्रुप हिफाजत इस्लाम ने बहुत बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। और अब देखो, जो बांग्लादेश की सरकार है अवामी लीग की, ये बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर बंगबंधु मुजीबुर रहमान का ढाका में एक स्टैचू बनवाना चाहती है।
मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के फादर हैं। बट देखो, हिफाजत इस्लाम जो इस्लामिस्ट ग्रुप है ये विरोध कर रहा है शेख हसीना सरकार की इस प्लान का। हिफाजत इस्लाम ग्रुप का ये कहना है इस्लाम में मूर्ति बनवाना गलत है, इसलिए हम ये मूर्ति तोड़ देंगे अगर ऐसी कोई मूर्ति बनाई जाती है मुजीबुर रहमान की। बट बांग्लादेश की सरकार भी अडिग है अपने प्लान पर आगे बढ़ने के लिए। अब आगे बात की जाती है कंक्लूजन की। देखो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 16 दिसंबर को विक्ट्री डे के मौके पे जो स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि कंट्री को रिलीजियस लाइंस पर हम डिवाइड नहीं होने देंगे। उनका इनडायरेक्ट रेफरेंस हिफाजत इस्लाम इस्लामिस्ट ग्रुप की तरफ था कि ये जो ग्रुप है देश को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इंडिया को बांग्लादेश का सपोर्ट करना चाहिए रेडिकल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। इंडिया को ढाका के साथ ओपन माइंड से चर्चा करनी चाहिए और बांग्लादेश के जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखो, ना सिर्फ साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते क्लाउड को कम करने के लिए, सामना करने के लिए उसका, बल्कि इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, इवन आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए। पहले देखो क्या हुआ करता था, पाकिस्तान आतंकवादी बांग्लादेश के थ्रू भी भेजा करता था, लेकिन शेख हसीना गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की धरती पर चलने वाले आईएसआई सपोर्टेड कैंप्स को बंद करवा दिया। तो बांग्लादेश का साथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वही बात, अगले साल जब बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं एनिवर्सरी बनाई जाएगी तो उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। ये एक बार फिर से मौका होगा रिलेशंस में जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस करने का और दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने का। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, बैकग्राउंड देखो थोड़ा पॉलिटिक्स से संबंधित है। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा वेस्ट बंगाल में गए थे और वहाँ पर उनके काफिले पर अटैक हो गया था। तो इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन किया वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। बट वेस्ट बंगाल की सरकार ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेजने से इनकार कर दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 उन आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर बुला लिया जिनके ऊपर मोटे तौर पर जेपी नड्डा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। वेस्ट बंगाल सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजेंगे उन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सेंटर में डेपुटेशन पर। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईपीएस कैडर रूल्स 1954 को इन्वोक किया। इन रूल्स में देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है अगर डेपुटेशन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओपिनियन है वो प्रिवेल होगी। तो इन रूल्स को इन्वोक किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बाद वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का पूरी तरह से मिसयूज कर रही है। आर्टिकल में कहा जाता है दोनों की गलती है। वेस्ट बंगाल सरकार पर आरोप लगते रहते हैं ये बड़े पुलिस ऑफिशियल्स को मैनेज करके रखते हैं और बहुत सारे सीनियर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस के साथ एलाय करते हैं। मतलब वेस्ट बंगाल सरकार की बात मानते हैं, इवन गलत बात भी मानते हैं। जबकि आपको पता है एथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसा हो नहीं रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या गलती है ये देखो स्पेसिफिक रूल्स जो हमने डिस्कस किए। सेक्शन 6 क्लास 1 ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल्स। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप ये लगता है कि ये अपनी पावर्स को मिसयूज कर रही हैं और उन 3 आईपीएस ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर बुला के एक प्रकार से वेस्ट बंगाल के सभी ऑफिसर्स को संकेत देना चाहते हैं कि देख लो भैया, अगर आप तृणमूल कांग्रेस का साथ दोगे तो आपका भी यही हाल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप यह भी लगता है इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राजीव कुमार, सीबीआई ने राजीव कुमार को समन किया था और काफी विवाद हो गया था इनके लिए। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर भी बैठ गई थी, मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट आईपीएस ऑफिसर्स को एक प्रकार से
इनडायरेक्टली संकेत देना चाहती थी कि आप तृणमूल कांग्रेस का साथ मत दीजिए। देखो, वेस्ट बंगाल का एक लंबा इतिहास रहा है इलेक्शंस में वायलेंस का और इस प्रकार की राजनीति का, बट ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी इससे कमज़ोर होती है काफ़ी ज़्यादा। वैसे काफ़ी इश्यूज आए हैं पास्ट में वेस्ट बंगाल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। जैसे देखो, वेस्ट बंगाल की सरकार का आरोप ये भी है कि साइक्लोन अम्फान और कोविड-19 महामारी को टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल को इनफ सेंट्रल असिस्टेंस नहीं दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च की, जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, लेकिन इनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। इवन इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया है कई स्कीम्स को। तो बात वही है, ये जो इश्यूज हैं ये फेडरलिज्म में नहीं उभर के आने चाहिए। ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाले इश्यूज हैं। अगर इस प्रकार से ऑफिशियल्स यानी सिविल सर्वेंट्स बायस्ड होकर काम करेंगे, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ देंगे, या फिर यूं कहें अगर कोई सरकार सिविल सर्वेंट्स को मोहरा बना के काम करेगी, उनको एज ए टूल इस्तेमाल करेगी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, तो ये भी गलत है। मतलब दोनों सरकारों की गलती है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। इसमें से आप जो पॉलिटिक्स के पॉइंट्स हैं वो निकाल दीजिएगा, और जो बिल्कुल फेडरलिज्म से संबंधित पॉइंट्स हैं, गवर्नेंस से संबंधित पॉइंट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। सबसे पहला हमने इशू डिस्कस किया एग्रीकल्चर से संबंधित, दूसरे नंबर पे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, और तीसरे नंबर पे फेडरलिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।